मूवी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं और वक्त होता है 1981 का, जहां हमें सैन फ्रांसिस्को शहर दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर जो अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग को इन्वेस्ट कर देता है बोन डेंसिटी स्कैनर में, लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती और ये मशीन मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन बिकनी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का किराया और बहुत से खर्चे उसे उठाने पड़ते हैं और अब इन सब का खर्चा उसकी पत्नी के सर पर आता है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते आपस में खराब होने लगते हैं। लेकिन इसमें क्रिस और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। क्रिस को अपना घर चलाने के लिए महीने में कम से कम 4 स्कैनिंग को बेचना होगा। इसी दौरान जब वो मार्केट में घूम रहा होता है तो उसके सामने एक बहुत ही शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है। क्रिस ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उस आदमी से पूछता है, क्या मैं तुमसे 2 सवाल कर सकता हूँ? एक ये कि आप क्या करते हो और आप इसे कैसे मैनेज करते हो। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है कि मैं एक शेयर ब्रोकर का काम करता हूं। जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी आदमी निकलता है वो सभी के सभी खुश होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जो क्रिस की ज़िंदगी से लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अब क्रिस ये तय करता है कि वो भी शेयर ब्रोकर का काम करेगा। क्रिस जब घर आता है तो वह उसकी पत्नी को बताता है कि मैं अपना पुराना काम छोड़कर शेयर ब्रोकर का काम करना चाहता हूँ और कहता है कि क्यों ना मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। उसकी पत्नी उसकी तरफ हैरानी से देखकर कहती है, नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब कि तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब क्रिस की पत्नी तय कर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी। वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता, लेकिन क्रिस की पत्नी की जॉब यूरोप में लग जाती है। इसी के चलते उसको यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को अपना बेटा वापस मिल जाता है। क्रिस जिस घर में रहता है, एक दिन उसका ऑनर उसके घर पर आता है। उसे कहता है कि तुमने रेंट नहीं पे किया है, मैंने इस घर को पेंट करवाना है और घर को खाली कर दो। घर का ऑनर कहता है कि तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 हफ्ता और रहने दूंगा। इसी दौरान क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है। अगले दिन उसका इंटरव्यू है। जब वो घर को पेंट कर रहा होता है तभी उसके घर पुलिस आ जाती है और अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने पार्किंग की जो चार्जेस होते हैं वो नहीं भरे होते। वो पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन पुलिस कहती है कि उसका कुछ रूल है, हम तुम्हें कल 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। और अगली सुबह क्रिस को छोड़ दिया जाता है। अब क्रिस वहां से भागते हुए अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, क्योंकि उसके पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं होते। उसके कपड़ों पर पेंट लगा होता है। वो बाहर ही लॉबी में बैठकर नंबर का इंतजार करता है। तभी एक लड़की आती है और उसका नाम बुलाती है, क्रिस गार्डनर। क्रिस के अंदर हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो कुछ सोचकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है। वहां पर एक पैनल बैठा होता है जो इंटरव्यू लेगा। वो क्रिस को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, क्रिस उन्हें कहता है कि अंदर आने से पहले आधे घंटे से मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आया हूँ। दरअसल मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना पाया, क्योंकि असल में कहानी ये है कि मुझे एक रात पहले पुलिस ने पार्किंग के टिकट ना भरने के लिए अरेस्ट कर लिया था। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वेल सेटल्ड लोग हैं, इनके लिए पार्किंग टिकट भरना कोई छोटी सी बात है। अब वो क्रिस से पूछते हैं कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। वो बोलता है 12 तक। क्रिस कहता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। वो पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे। क्रिस कहता है कि 8। ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते
देते हैं, क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं नेवी में भी फर्स्ट आया था और उसमें 21 बच्चे थे, लेकिन उसकी बात से कोई भी कन्विंस नहीं होता। वो लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका है। इससे पहले कि क्रिस को फैसला सुनाया जाता, वो सबको कहता है कि अगर मुझे कोई सवाल पूछता है तो मैं साफ साफ मना कर देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन एक बात शर्त लगाकर कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जा सकता है, मैं जवाब ढूंढ कर ही रहता हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी आदमी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहाँ का सीनियर आदमी उससे पूछता है कि कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने के लिए आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, क्यों? क्रिस कहता है कि शायद उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन जवाब होता है, जिसकी वजह से क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस पैनल में एक आदमी है जिसका नाम जैक है। क्रिस इससे पहले भी जानता है। अब क्रिस जैक से कहता है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा कि मैं इस जॉब को ज्वाइन करूंगा कि नहीं। जैक ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो क्रिस से कहता है कि कुछ दिन पहले तुम पागलों की तरह इस जॉब के लिए मुझे चेज कर रहे थे, जब तुम्हें आज एक्सेप्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि मैं सोचकर बताऊंगा। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक इंटर्नशिप है। ये दरअसल इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना जा चुका है। 6 महीनों तक इन सबको काम सिखाया जाएगा। 6 महीनों के बाद इन 20 लोगों में से एक को सेलेक्ट होगा जिससे ये जॉब मिलेगी। इसीलिए क्रिस पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि क्या उसे ये जॉब मिलेगी या नहीं। जैक कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्रिस घर जाता है और फैसला करता है कि वो इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। वो इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है, जिसके लिए वो अपने सारे स्कैनर बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब उसके पास 6 महीनों का बजट है और वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है। अब वो छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम जब वो घर वापस आता है तो उसे बैंक की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने टैक्स नहीं भरे, इसीलिए जितने भी आपने बैंक में पैसे रखे हैं सारे के सारे अमाउंट को बैंक ने रख लिया है। इसी बात से क्रिस की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब उसके पास पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं है। हालांकि वो गवर्नमेंट को कॉल भी करता है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब वो इस घर का किराया भी नहीं दे पाता। एक रात जब वो अपने बेटे के साथ वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर है। उसे पता नहीं था कि उसे अब जाना कहाँ है। उसका बेटा उसके साथ है, उसका सामान है और उसकी जेब में पैसे नहीं है। इसीलिए अब वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे डॉलर उधार लिए थे। वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। उसका दोस्त दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो उसके पैसे नहीं लौटाना चाहता। क्रिस अब पूरी तरह से हताश हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सोच रहा होता है कि वो उसे कहाँ जाएगा। अब ना तो उसके पास कोई घर है ना ही पैसा। उसका बेटा क्रिस्टोफर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को एक गेम खिलाता है जिसमें वो अपने बेटे को चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए कहता है और खेल खेल में वो उसे मेट्रो के टॉयलेट में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है और वहाँ पर कुछ पेपर बिछाकर उसी पर बैठ जाता है और अपने बेटे को गोद में लेटा लेता है। उसे पता है कि ये रात उसे इसी टॉयलेट में बितानी होगी। हालांकि कई लोग बाहर से दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप को इतना लाचार नहीं देखा। अगली सुबह वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपने काम पर चला जाता है और काम से आने के बाद अपने बेटे को स्कूल से वापस लाता है। अब वो शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में जाता है। चर्च में उसे बताया जाता है कि ये चर्च फीमेल और सिर्फ बच्चों के लिए है। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो एक और दूसरे चर्च में जाता है जहाँ पर उसे जगह मिल जाती है, लेकिन अगर उसे रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर वहाँ आना होगा, क्योंकि लाइन के शुरू के लोगों को ही रात को रहने की जगह मिलती है। बाकी के लोगों को वहाँ रहने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत लिमिटेड है। क्रिस का अगली स्ट्रगल यहाँ अब शुरू होता है। हालांकि उसका ऑफिस शाम के 7 बजे तक है। वो तय करता है कि वो शाम के 5 बजे तक ही काम करेगा, इसीलिए वो पूरा दिन पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा और अगर वो टाइम वेस्ट होगा तो उसके काम 5 बजे तक खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो दिन में लगातार काम करता रहता है। क्रिस के दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। वो काम करता है और
और अपने बच्चे को स्कूल में लाकर चर्च की लाइन में लग जाता है। क्रिस के पास अभी भी एक स्कैनर बचा हुआ होता है जिसे बेचकर वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन क्रिस अंदर से टूटा हुआ होता है और वो उसी टूटे दिल से अपने बेटे को कहता है कि वो कभी भी किसी से मत कहना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। जब वो खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वो तुमको बताना चाहते हैं कि तुम भी वो काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे सपने हैं तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा। अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो जाओ उस चीज को छीन लो, बस यही बात खत्म हो जाती है। दरअसल क्रिस ने ये बात अपने बेटे को दिल से बोली होती है। वो भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करना चाहता है। जैसे वो संघर्ष कर रहा है, उसके पास एक स्कैनिंग बचा होता है जो वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ये डॉक्टर इस स्कैनर को खरीदना चाहता है। जब क्रिस इसका डेमो देता है तो ये मशीन नहीं चलती। इससे क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास अब पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। क्रिस वापस चर्च में आता है और रात को वो उस मशीन को चेक करता है। उसको पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो चुका है। उस पार्ट को खरीदने के लिए क्रिस के पास पूरे पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है और क्रिस को अपना ब्लड बेचना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो उस पार्ट को खरीदता है और वापस आने के बाद जब वो उस पार्ट को मशीन में लगाता है तो मशीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसीलिए मशीन को बेचकर वो पैसे इकट्ठे कर लेता है। आज वो अपने बेटे को लेकर चर्च में नहीं जाता। वो एक कच्चे घर को किराए पर लेता है और दोनों के दोनों वही रात गुजारते हैं। कई दिनों के बाद उन्होंने टीवी देखा है। रात को वो दोनों ही सोफे पर ही सो जाते हैं। क्रिस अब पूरी मेहनत कर रहा होता है। वो अब बहुत सारी कॉल्स करता है और साथ ही वो पर्सनली लोगों से मिलता भी है और वो वापस आने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करता है क्योंकि उसे पास होना है। इस इंटर्नशिप के लिए थ्योरी का एक एग्जाम है जिसे पास करना बहुत जरूरी है। क्रिस के साथ ही जितने भी 19 लोग होते हैं सबके सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। क्रिस ही ऐसा है जो 12 पास होता है। इसी रात क्रिस ने अच्छे से बहुत तैयारी की होती है। वो सबसे पहले एग्जाम देकर चला जाता है। उसी के साथ एक और इंसान भी होता है जो कि उससे साथ ही लिफ्ट में जा रहा होता है। जब वो दोनों एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ है, तो क्रिस कहता है कि सारा आसान था लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ये सुनकर वो आदमी कहता है ऐसे क्वेश्चन? दरअसल उसने ऐसे क्वेश्चन को देखा ही नहीं था जो कि क्वेश्चन पेपर के पीछे थे। वो आदमी एग्जाम पेपर की रूम की तरफ भागता है लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है और अब वो दिन आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट आना है। यहाँ पर इन सब के जॉब के लिए एक आदमी को चुना जाएगा। एक एक करके सबको बुलाया जाता है, लेकिन जब क्रिस को बुलाया जाता है, इन सब में से जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि मैंने सोचा मेरा आज ऑफिस में आखिरी दिन है इसीलिए मैं कोई अच्छी शर्ट पहन कर जाऊं। तब वो कहता है कि अगर तुम्हें ये शर्ट कल भी पहननी पड़े तो क्या पहनोगे? तो ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। क्रिस के पास ना ही तो कोई घर है ना ही उसके लिए खाने के लिए पूरे पैसे, उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी भी है। अब जब क्रिस हाँ कह देता है तो उसका सीनियर उससे पूछता है कि ये सब क्या आसान था? क्रिस कहता है कि नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब क्रिस की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। इस कहानी से अंत से हमें दिखाया जाता है क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी क्रॉस कर रहा होता है। ये वही असली क्रिस गार्डन है जिसके ऊपर ये पूरी जिंदगी कहानी की फिल्म बनाई गई है। सालों बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है। अब वो अपनी खुद की फॉर्म खोलता है जिसे वो $1 मिलियन की कीमत में बेचता है। आज क्रिस एक बहुत ही अमीर आदमी है, साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो मोटिवेट करता है कि लोग अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये पूरी कहानी है द परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस की। कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना।